बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटे आज मैं आप सब स्टूडेंट को लेक्चर नंबर 20 के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। बेटे अभी स्टूडेंट देखें, कम से कम मिनिमाइज हैं, तो सी आर एंड जी आर प्लीज़ आप टेक्स्ट मैसेज दोबारा करें। तमाम के तमाम स्टूडेंट आ जाएं जल्दी से, और साथ में लेक्चर भी स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटे लेक्चर नंबर 20 के अंदर जो आज हमने पढ़ना था वो है बेसिस एंड डायमेंशन। जब बात आती है बेसिस की, बेसिस के अंदर बेटे हम तीन वर्ड यूज करते हैं मोस्टली। एक वर्ड कौन सा है, वेक्टर स्पेस का है। इसी तरह से दूसरा जो वर्ड है लीनियर इंडिपेंडेंट है, और तीसरा जो है स्पैन्ड है। इन बेटा तीनों में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जिस पर बेसिस की डेफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, वो पॉइंट नंबर 1 है लीनियर इंडिपेंडेंट, एंड जो पॉइंट नंबर 2 है वो है हमारे पास वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय ए सेट ऑफ वेक्टर है हमारे पास। अगर लीनियर इंडिपेंडेंट और स्पैन को देखा जाए तो ये क्या चीज़ें हैं बेटे, ये लेक्चर नंबर 18 एंड लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या थी। एंड लेक्चर नंबर 18 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेक्टर को स्पैन कैसे किया जाता है हमारे पास अगर एक वेक्टर गिवन हो। तो इसके साथ बेटे मैं दोबारा भी रिवाइज करवा देता हूँ आप सबको, प्लीज़ आप तवज्जो दीजिएगा। बेटा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आप सबसे करूँगा कि भाई तवज्जो से सुने लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे जैसे हम लेक्चर नंबर 20 से आगे ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे, जब तक पीछे जितनी भी हम लेक्चर्स कर चुके होंगे उनकी डेफिनेशन उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो आगे बहुत क्रिटिकल होता जाएगा, हम नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इसकी डेफिनेशन डिफाइन क्या है। अब जैसा कि आपके सामने है ये बेसिस, बेसिस के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट और वेक्टर स्पैन है। बेसिकली देखा जाए तो ये ऑलरेडी हम हर चीज़ को वाज़े तौर पर कर चुके हैं, लेकिन जो स्टूडेंट इनको नहीं कर पा रहे हैं तो काफ़ी मुश्किल है उनके लिए। चलें खैर, मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ। बेटा देखिए ये है वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर है, जो जिसको वी का नाम दिया गया था, वी वेक्टर का। उसके अंदर बेटे हमने देखा था कि 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया जाता था। 10 प्रॉपर्टीज कौन सी थी? फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज थी हमारे पास एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन की बात करते थे। इसी तरह से बेटे प्रॉपर्टी नंबर 5 से आगे 6 से 10 तक अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड कंपोजिशन की हम बात करते हैं। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी हम बात करते थे। जब 10 प्रॉपर्टीज को होल्ड करवा देते थे तो हम कह सकते थे कि ये वेक्टर स्पेस है। बेटे ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। तो इसी तरह से बेटे आज जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 है, लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने क्या देखा था कि वेक्टर स्पैन बाय ए सेट ऑफ वेक्टर। इसके अंदर बेसिकली था क्या, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस थी। वेक्टर स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये हम नहीं जानते। हम सपोज कर लेते हैं कि ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, जितने भी एलिमेंट कह दें, जिसमें से हमने चंद एक एलिमेंट लिए वेक्टर स्पेस में से। स्पेस में कितने एलिमेंट है ये हम नहीं जानते, लेकिन उस स्पेस के अंदर से हमने चंद एलिमेंट लिए हैं, फाइनाइट एलिमेंट लिए हैं। वो फाइनाइट एलिमेंट कौन से हैं? ये देखें, v1 वेक्टर है, v2 वेक्टर है, एंड अप टू सो ऑन वी आर वेक्टर है हमारे पास।
ये जो हमने चंद एक वेक्टर लिए हैं, इसको किसका नाम दे रहे हैं? एक सेट के अंदर रख के इसको एस का नाम दिया जा रहा है कि ये हमारे पास सेट है। तो हमने क्या कहा था कि सेट हमारे पास एक वेक्टर है, किसका? वेक्टर स्पेस का। तो ये हमने एक डिस्कशन की थी, तो इस किस्म के पैनल को हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास है वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय ए सेट ऑफ वेक्टर। अब बेटे अगर देखें डेफिनेशन के अंदर फिर हमने डिस्कशन की थी क्या, कि हमने देखा था कि जो हमारे पास वेक्टर स्पैन की जब डिस्कशन करेंगे, वेक्टर स्पैन के अंदर हमारे पास क्या आता था? एक लीनियर कॉम्बिनेशन आता था। लीनियर कॉम्बिनेशन बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास क्या था? वो था हमारे पास कि हम वेक्टर स्पेस में से एक डब्ल्यू लेते थे, वेक्टर लेते थे, तो हम कह देते थे कि जो W है ये है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू सोन VR। मीन के जो W है ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा S का। S के अंदर कौन सा एलिमेंट है? यही एलिमेंट है ना, V1 V2 अप टू सोन VR। तो इसको क्या नाम दिया था हमने? S का। तो हम कह सकते हैं कि W है ये क्या? W इज का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S। देन ये क्या होगा? W इज इक्वल टू K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस अप टू सो ऑन KR VR। ये जो K1 है, K2 है, KR है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? ये एक स्केलर कांस्टेंट है हमारे पास। लेकिन लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने जो वेक्टर स्पैन के बहुत तो डिस्कशन कर ली थी, फिर हम चले गए थे लेक्चर नंबर 19 के अंदर। लेक्चर नंबर 19 के अंदर जब पहुंचे तो वहां हमें पता चला कि लीनियर इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन और लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन कुछ सेम है, सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आप उनको ये भी वाज़ेह कर देता हूँ। देखें, लीनियर इंडिपेंडेंस के अंदर हम क्या कहते हैं कि K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस अप टू सो ऑन KR VR ये इक्वल टू किसके है? ज़ीरो वेक्टर के है। मीन कि ये होमोजीनियस थी। ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, ये होमोजीनियस है। अगर इक्वल टू ज़ीरो ना है तो ये नॉन होमोजीनियस है। और इक्वल टू ज़ीरो के ना है किसी वेक्टर के आ जाए तो वो लीनियर कॉम्बिनेशन भी सिंपल हम उस चीज़ को कह सकते हैं। देखें, ये W इक्वल टू वही सेम प्रॉपर्टीज थी, लीनियर कॉम्बिनेशन ये बना हुआ था K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस KR VR इक्वल टू किसके था? W के था। लेकिन जो लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने देखा कि ये किसके इक्वल है? ज़ीरो के इक्वल है। यहाँ पर ये चीज़ साबित होती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन और लीनियर इंडिपेंडेंस दो अलग चीज़ें हैं। जब बात करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस की तो हम कहेंगे कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू आएगी ज़ीरो। मीन के लीनियर कॉम्बिनेशन होमोजीनियस इक्वेशन हो तो वो लीनियर इंडिपेंडेंस बन जाती है। फिर रिपीट कर देता हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बेटा, कि मैं एक लफ्ज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इक्वल टू ज़ीरो हो तो वो क्या बन जाता है? लीनियर इंडिपेंडेंस। आई रिपीट, इन अदर वर्ड के लीनियर कॉम्बिनेशन अगर होमोजीनियस हो, होमोजीनियस कब होगा? जब इक्वल टू किस क्या है? डब्ल्यू की जगह ज़ीरो का है। मीन इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू की जगह सिर्फ ज़ीरो वेक्टर है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन अगर होमोजीनियस होगा तो वो लीनियर इंडिपेंडेंस होगा। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया है सबको? अभी हम सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं कि वेक्टर स्पैन के अंदर हमने क्या चीज़ पढ़ी थी। वेक्टर स्पैन के अंदर एक लीनियर कॉम्बिनेशन का लफ्ज़ आया था। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है? लीनियर कॉम्बिनेशन से फिर हमने लीनियर इंडिपेंडेंस कैसे बनाया, अभी हमने वो चीज़ भी देख ली है। हमने देखा था कि ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा तो हमारे पास क्या था? ये लीनियर इंडिपेंडेंस था। एंड इसके अंदर एक पॉइंट हमने ये भी कहा था, ये जो इक्वल टू ज़ीरो है, ये जो वेक्टर्स हैं ये ज़ीरो के इक्वल आना लाजमी नहीं है। ये ज़ीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन उनके जो साथ स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, स्केलर कांस्टेंट कौन से हैं? K1 K2 KR, इस किस्म के जो स्केलर्स हैं वो इक्वल टू ज़ीरो हैं। अगर ज़ीरो आएंगी तो वो लीनियर इंडिपेंडेंस है। अगर ये जो स्केलर हैं ये इक्वल टू ज़ीरो के नहीं आएंगे तो वो लीनियर डिपेंडेंट है। बेटे, जिन स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम्स हैं, मेरी बात वर्डिंग को समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो मेरी उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप
मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर सर्च करें, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट के अंदर एक मैथ लीनियर अलजेब्रा के नाम से एक फ़ोल्डर बना होगा, आप उसको क्लिक करें। वहाँ पर ये लेक्चर नंबर 18, 19 है, 15 से 19 तक ऑनवर्ड ये सब लेक्चर रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, आप उनको लाजमी देखें, तब जाके ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसी तरह से मैं अब आता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। आई होप कि लीनियर इंडिपेंडेंट का भी कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, एंड जो वेक्टर स्पैन है इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। मीन के लेक्चर नंबर 18 एंड 19 को इकट्ठा करके लेक्चर नंबर 20 बनाया गया है, जिसको क्या नाम दिया है, बेसिस का नाम दिया गया है। अब बेटे इसमें देखें, हम देखते हैं इसी चीज़ को एग्जांपल की तरफ से। बेसिकली हम करेंगे वही जो पीछे लेक्चर नंबर 19 के अंदर हमने पढ़ा था ना, लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन, वही डेफिनेशन सिंपल इस्तेमाल करेंगे। जो लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने पढ़ा था वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय ए सेट ऑफ वेक्टर, बेसिकली चीज़ें वही डिस्कशन है, हमने सिर्फ अब जजमेंट वाजे करनी है। इसमें बेटे हमें क्या बताया जा रहा है कि हमारे पास जो वेक्टर है ये r³ है, एंड जो हमारे पास s है, जो मैंने बताया था एक वेक्टर स्पेस में से चंद एक एलिमेंट लेंगे, उन चंद वेक्टर लेंगे, उनको एक सेट के अंदर हमने रख दिया, एक ब्रैकेट के अंदर, तो उसको क्या नाम दे दिया, एक s का नाम दिया, हमने कहा कि ये सेट है। सेट की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली ये होती है कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। रिपीट कर देता हूँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड, अब देखें E1 है, ये r³ है ना, r³ के अंदर E1 के जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो 1 0 0 होगा। E2 के लिए क्या होगा, 0 1 0 होगा। सिमिलरली E3 के लिए क्या होगा, हमारे पास 0 0 1 होगा। तो यहाँ पर तीनों को देखें तो ये वेल डिफाइन है, बिल्कुल हैं, और मुख्तलिफ भी हैं, एक दूसरे के साथ मैचिंग भी नहीं करते। मीन के ये तो नहीं है ना कि E1 का जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है 1 0 0 वो वही E2 या E3 का हो, ऐसा भी तो नहीं है। तो इट्स मीन के सेट की डेफिनेशन अब क्लियर हो गई होगी, आई होप। तो फिर हम आते हैं कि यही जो चीज़ है ये एस से क्या है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। यहाँ पर मेंशन है कि प्रूव्ड अनरियल, इट्स मीन कि जो हमने लेक्चर नंबर ये 19 के अंदर इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर चुके हैं। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखें ये आपके सामने है। मैं इसको रिपीट भी रिवाइज भी कर देता हूँ कि हमारे पास एस क्या था, एक सेट था, E1 E2 E3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर थे। तो हमने कहा कि ये R³ के अंदर है, देन चेक करेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो चेक कैसे किया था हमने, हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, K1 K2 हमारे पास ये एक स्केलर्स थे। तो लीनियर इंडिपेंडेंट की जो डेफिनेशन थी वो सब इक्वल टू किसके आना चाहिए था, लीनियर कम्बिनेशन। ये जो है ये लीनियर कम्बिनेशन है, ये किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। जब 0 के इक्वल आएगा, यहाँ पर हमने E1 E2 E3 की स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यूज रिप्लेस कर दी हैं। 0 वेक्टर किसके इक्वल है, 0 0 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर K1 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, सिमिलरली K2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है, K3 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने K1 किसके इक्वल रखा, 0 के, K2 भी 0 के इक्वल है, K3 भी 0 के इक्वल आ रहा था। तो ये तमाम के तमाम स्केलर कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहे थे, 0 के इक्वल आ रहे थे। तो फिर हमने कह दिया कि ये क्या है, हमारे पास लीनियर इंडिपेंडेंट है। यस, तो हमने एक्चुअली लीनियर इंडिपेंडेंट का काम क्या, वर्क क्या किया है, कि ये जो हमने लीनियर कम्बिनेशन लिया है ये किसके इक्वल रखा है, 0 वेक्टर के इक्वल रखा है। देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमने रिजल्ट क्या फाइंड कर लिया है कि ये जो स्केलर कांस्टेंट थे, तमाम के तमाम स्केलर कांस्टेंट किसके इक्वल आ रहे हैं, 0 के इक्वल आ रहे हैं। तो फिर हमने क्या कह दिया कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो इसी तरह से बेटा अब हमारे पास जो है दूसरा पॉइंट है, ये R³ है, ये स्पैन्ड है बाई S से। ये लेक्चर नंबर 18 के अंदर R³ वाली एग्जांपल भी हमने की थी।
देखें मैडम, यहाँ पर E1 E2 E3 है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर का ये वैल्यूज़ पुटिंग की गई थी। आप यहाँ से भी कंसर्न कर सकते हैं कि ये कैसे फाइंड किया गया है और कैसे कैसे इसकी वैल्यूज़ पुटिंग की गई हैं। तो ये एक्सरसाइज की तरफ आ गए थे। इसमें देखते हैं, एक मिनट। हाँ, बस वही एग्जांपल है बेटा, ये आप उससे रेलिवेंट है, आप करेंगे। ये प्रूव्ड अर्लियर में भी अभी नज़र ना आ रही हो, हुई पड़ी होगी। अब एग्जांपल 1 के अंदर बेसिकली क्या था, आर क्यूब की बात कर रहे थे हम। अब एग्जांपल 2 के अंदर क्या है, आर उधर 3 था, लेकिन इधर क्या है, एन टर्म है। एन टर्म के अंदर क्या होंगी, ई स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, वो भी एन टर्म के लिए होंगे हमारे पास। E1 E2 अप टू सो ऑन En हमारे पास होगा। देन S इज बेसिस फॉर Rn। तो ये एग्जांपल भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया, मतलब ये एन टर्म था कि ये आप स्टूडेंट, आप बेटा आप उनको करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट आना चाहिए। Rn की जगह R3 आ गया है, R4 भी आ सकता है, R5 भी आ सकता है, R6 भी आ सकता है, अप टू सो ऑन। तो आप हर तरह का लीनियर इंडिपेंडेंट एंड स्पैंड करना आपको आता हो, ये बस माइंड में रखिएगा। अब एग्जांपल 3 कर रहे हैं हम शो करेंगे कि ये जो V1 है वेक्टर, V2 है एंड V3 है, ये क्या है, बेसिस हैं R क्यूब के अंदर। जब बात आएगी बेसिस की, तो बेटा वही हम बेसिस की डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। बेसिस की डेफिनेशन के अंदर हमने क्या अभी पढ़ा था, एक तो हम प्रूफ करेंगे कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है एंड सेकंड प्रूफ करेंगे कि ये स्पैन भी है। तो हम आती हैं पहले लीनियर इंडिपेंडेंट की तरफ। लीनियर इंडिपेंडेंट के अंदर हमने क्या देखा कि ये आर क्यूब था, तो मीन के जो हम वेक्टर लेंगे वो 3 लेंगे, V1 V2 एंड V3। जितने वेक्टर लेंगे उतने ही स्केलर लिए हैं हमने। K1 V1 वेक्टर प्लस K2 V2 वेक्टर प्लस K3 V3 वेक्टर इक्वल टू किस क्या आ रहा है, ये 0 क्या आ रहा है, 0 वेक्टर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर हमने बेटा काम सिंपल किया है कि V1 वेक्टर की भी कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू है जो है वो रिप्लेस कर दिया है, V2 के भी कंपोनेंट रिप्लेस कर दिए हैं, V3 के भी कंपोनेंट रिप्लेस कर दिए हैं। 0 वेक्टर हमने एज इट लिख दिया है। 0 वेक्टर बेसिकली किसके इक्वल होगा, 3 0 कंपोनेंट के इक्वल होगा, 0,0,0 के इक्वल होगा बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए बेटा हम कर क्या रहे हैं, K1 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे सिंपल, K2 को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, K3 को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास एक नया वेक्टर बन जाएगा। ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया, ये तीसरा वेक्टर हो गया। अब तीनों वेक्टर को इकट्ठा करके हम एक ही वेक्टर बनाएंगे। तो ये भी ऑलरेडी वेल डिफाइंड वे से समझाया हुआ है बेटा आप सबको कि ये कैसे फाइंड करेंगे। मीन के ये फर्स्ट वेक्टर है, सेकंड है एंड ये थर्ड वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट, थर्ड वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करेंगे। इसी तरह से हर वेक्टर के सेकंड कंपोनेंट को उठाएंगे, हर वेक्टर के थर्ड कंपोनेंट को उठाएंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे हम। वो इक्वल टू किसके आ रहा है, 0 वेक्टर के इक्वल आ रहा है। तो ये अब हमने क्या देखा था कि ये 0 वेक्टर 0 के इक्वल है, 0 0 0 के। तो ये देखें, ये पहला जो हमारे पास एक कंपोनेंट था, एक वेक्टर था, हमने उसको क्या नाम दिया है, इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ये जो सेकंड है इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। ये थर्ड है इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। हमने बेसिकली ये काम क्यों किया है बेटा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बड़ी डिटेल से समझाया था कि जब बात करेंगे लीनियर इंडिपेंडेंट की, तो वो एक तो लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए जो हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 लिखते थे, फिर वेक्टर्स की जगह हम उसके कंपोनेंट को रिप्लेस कर देते थे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि हम स्केलर कांस्टेंट की कीमतें मालूम करेंगे। स्केलर कांस्टेंट की बेटा कीमतें कैसे मालूम करेंगे, बड़ा सिंपल सी लॉजिक थी, मैंने बताया था। ये जो वेक्टर्स हैं इनको स्टैंडर्ड लीनियर एक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं हम। स्टैंडर्ड एक्वेशन के अंदर मीन के लीनियर स्टैंडर्ड लीनियर एक्वेशन, तो वहाँ से हमने मैट्रिक्स बनाया, इसको कोफिशिएंट्स ऑफ मैट्रिक्स वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया। ये साथ उस एक मैट्रिक वेरिएबल का बना लिया, ये 0 0 0 के इक्वल। ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास अब बन गए हैं। इसको ए का नाम दे दें, इसको के का नाम दे दें, इसको बी का नाम दे दें। ए के इक्वल टू बी बन जाएगा। तो यहाँ पर बेटा हमने देखें, हम
मैं आपको एक पॉइंट बताता चलूँ। यहाँ पर क्वेश्चन एक आप रेज़ कर सकते हैं कि ये जो वेक्टर है हमारे पास, ये वाला, जब हम इसको रो ऑपरेशन एचेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के अंदर हम कोशिश क्या करते थे कि इसको आइडेंटिटी बनाया जाए। आइडेंटिटी बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक डॉटेड हम शो करवाते थे। डॉटेड शो करवाने से हम यहाँ पर भी कुछ कीमतें रिप्लेस करते थे। कीमत वो कौन सी वैल्यू उस मैट्रिक्स थी, वो ये बी वाले थे। हम क्या काम करते थे, इनको आइडेंटिटी बनाए और जो इधर नया जो न्यू रिजल्ट बनेगा ये डॉटेड के दूसरी तरफ से, तो वो हमारे पास क्या होता था, वो रिक्वायर्ड हमारे पास रिजल्ट होता था। तो बेटा इस चीज़ का भी वही तरीकाकार है, लेकिन देखें हम यहाँ पर ज़ीरो की बात नहीं करेंगे, आप ज़ीरो इधर मेंशन ही नहीं करेंगे। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली बेटा ये ज़ीरो वेक्टर है, ज़ीरो वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब आप एक कंसेप्ट बना रहे हैं कि जब यहाँ पर ज़ीरो आएगा, 0 0 0 मैट्रिक आएगा, मीन के 3 रो 1 कॉलम है ये, इस तरह की सिचुएशन बनेगी, तो आप ज़ीरो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप 1 1 1 बना दें। तो ऑपरेशन बेटा आप वेल डिफाइंड तरीके से ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे 1 1 करने हैं। तो देखें ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारे पास 1 1 एंड 1 ये बन चुके हैं। इस चीज़ को हम कैसे रीड करते हैं, ये हमारे पास पिवट वेरिएबल था, ये भी पिवट वेरिएबल था और ये भी पिवट वेरिएबल था। एक और वर्ड था फरी वेरिएबल। फरी वेरिएबल क्या था, अगर इसकी जगह ना 1 की जगह हमारे पास 0 आ जाता तो वो उसको फरी वेरिएबल कहते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या अब, ये जो है K1 है, ये K2 है एंड ये K3 है। K1 प्लस 2K2 प्लस 3K3 इक्वल टू किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह से 0 प्लस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, K1 माइनस 3/5 K2 इक्वल टू किसके आएगा, 0 के इक्वल आएगा। एंड सिमिलरली बेटा ये K जो 3 है ये भी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो K3 की वैल्यू इधर पुट कर दें, क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएं तो वो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो K2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आएगा। अब K2 एंड K3 की वैल्यू इधर पुट कर दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमने देखा कि ये K1 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। तो इसी तरह से बेटा ये आप K1 K2 एंड K3 ये क्या आ गया, 0 आ गए। तो लीनियर इंडिपेंडेंट के डेफिनेशन के अंदर भी हमने यही चीज़ प्रूव करनी थी कि हमारे पास स्केलर कांस्टेंट वो 0 के इक्वल, तमाम के तमाम स्केलर कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो फिर अगर ये 0 के इक्वल आती हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, ये जो वेक्टर लिए थे हमने V1 V2 V3 ये क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंट है हमारे पास। अब लीनियर इंडिपेंडेंट के बाद बेटा अब हम दूसरी दूसरी जो पॉइंट इसकी है मीन के बेसिस की डेफिनेशन के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट तो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट था स्पैन वाला, तो अब हम स्पैन को भी प्रूव करेंगे। स्पैन के अंदर पीछे जो बेटा लेक्चर नंबर 18 या 19 के अंदर हमने क्या डिस्कशन की थी, कि मैं क्वेश्चन की तरफ 1 मिनट के लिए वापस आता हूँ। क्वेश्चन के अंदर बेटा मैंने ये बताया था कि हमारे पास वेक्टर भी गिवन होते हैं, साथ एक डब्ल्यू होता था हमारे पास पीछे, जब हम अगर स्पैन की बात करें सम टाइम ऐसा होता था कि डब्ल्यू गिवन होता था, सम टाइम डब्ल्यू गिवन नहीं होता था। तो अगर गिवन नहीं होता था तो हम डब्ल्यू के 3 कंपोनेंट लेते थे, W1 W2 W3। ये W1 W2 एंड W3 ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि इस यहाँ पर W की कोई वैल्यू तो यहाँ पर है ही नहीं हमारे पास स्पेसिफिकली। जैसे V1 की कीमत है हमारे पास, कंपोनेंट है, V2 के कंपोनेंट है, V3 के कंपोनेंट है, इसी तरह से W के कंपोनेंट, W वेक्टर के कंपोनेंट गिवन नहीं है। तो अगर गिवन नहीं है तो वो उनके जो W के, हम कोई भी वेक्टर ले सकते हैं ना अपनी मर्जी से कंपोनेंट। अगर यहाँ पर देखें जैसे 1 2 1 है तो यहाँ पर भी अगर गिवन होता तो वो तो स्पेसिफिक हो जाता है कि ये मस्ट है इसके लिए। गिवन नहीं है तो हम फिर कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, मीन कि हम कुछ भी ले सकते हैं। तो इन इसको फिर जनरलाइज करके हमने क्या काम कर दिया, हमने उसी डब्ल्यू को, वेक्टर को हमने जनरलाइज कर दिया, उसके कंपोनेंट्स बना दिए। कौन से कंपोनेंट्स बनाए, W1 W2 एंड W3 बना दिए हैं। तो इसी तरह से देखें बेटा ये यहाँ पर
डब्ल्यू वेक्टर जो है W1 W2 W3 ये जनरलाइज करके ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, ये आर क्यूब के अंदर बिलोंग कर रहा है। देन हमारे पास जो स्पैनिंग की डेफिनेशन थी, स्पैनिंग के अंदर हम लीनियर कम्बिनेशन बनाते थे। लीनियर कम्बिनेशन कैसे, लीनियर कम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या की थी कि डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू आएगा हमारे पास K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3। तो डब्ल्यू की बेटा हमने क्या काम अब नेक्स्ट करना था कि कीमतें रिप्लेस कर देनी थी। इसी तरह से अब के वी वन की कीमत रिप्लेस करके K1 को मल्टीप्लाई करवा दिया, डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप किया गया है। ये स्टेप बेटा यहाँ पर आप लोगों के लिए एक वर्क रखा गया है मिसिंग करके। इधर क्या आप पहला स्टेप क्या होना था आपका कि V1 V2 एंड V3 की कीमतें लिखें, फिर K1 K2 K3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएं, मल्टीप्लाई के बाद उसको फिर एक वेक्टर की सिचुएशन में ले आएँ। तो यहाँ पर जो W1 फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसके भी ये फर्स्ट कंपोनेंट है, तो इसके भी फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा। ये देखें K1 प्लस 2 K2 प्लस 3 K3 किसके इक्वल आएगा, W1 के। इसी तरह से 2K1 प्लस 9K2 प्लस 3K3 ये किसके इक्वल आएगा, W2 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास W3 की देख लें तो वो भी बेटा ऐसे आएगा हमारे पास के K1 प्लस 4K3 किसके इक्वल आएगा, W3 के इक्वल आएगा। तो अब बेटा इसी चीज़ को हमने क्या काम करना है, वेक्टर की शक्ल में ले आना है। इसके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन तो बना लिया, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद अब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल को साथ हमने सेपरेट कर लिए, K1 K2 वाला था। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करवाए ना तो फिर यही इक्वेशन 1 2 एंड 3 बनेंगे हमारे पास डेफिनेटली। ये W1 W3 है। अब जब बेटा आप रिमाइंड करें स्पैन की डेफिनेशन के अंदर एग्जांपल में हम जब गए थे तो मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए थे कि आप उसको रो ऑपरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स है तो उसको आप सेपरेट ले लें और उनका डिटर्मिनेंट मालूम कर लें, तो सेम बात है। देखें क्या क्या मैं कहना है कि क्या चीज़ कह रहा हूँ आपको, बेटा समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। अब देखें ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक था, अब इसका डिटर्मिनेंट लिया हमने। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे ये तो अच्छे तरीके से किया हुआ है, मैं ये रिवाइज भी कर देता हूँ कैसे लेंगे। ये फर्स्ट हम एक्सपेंड किस तरीके से कर रहे हैं, फर्स्ट रो की हेल्प से कर रहे हैं। ये 1 सेम आएगा जब इस मैट्रिक के कंपोनेंट एलिमेंट की बात करेंगे, तो जो फर्स्ट रो है हमारे पास एंड फर्स्ट कॉलम है ये स्किप हो जाएगी, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास 9304 ये आ जाएगा। बेसिकली ये जो 1 लिखा हुआ है प्लस का है, माइनस का क्यों नहीं लिखा हमने, तो ये इसका एक फार्मूला है बेटा। ये -1 की पावर ये होगा m प्लस n, m प्लस n। ये जो m है यहाँ पर ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो n है ये n कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब बात कर रहे थे हम इस 1 एलिमेंट की, तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर रो, ये रो कौन सी है, ये फर्स्ट रो थी तो इधर 1 पुट किया। और ये कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम मीन के 1 प्लस 1 -1 की पावर क्या आ जाएगी 2, -1 की पावर 2 आएगी तो वो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा। इसी तरह से जब बात करेंगे 2 की, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा -2 की पावर m प्लस n। अब हमने देखा कि ये 2 है ये फर्स्ट रो के अंदर है एंड सेकंड कॉलम के अंदर है, मीन के 1 प्लस 2 ये इक्वल टू किस क्या आएगा, 3 क्या आएगा। तो यहाँ पर -2 की पावर 3 क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 आएगा। तो ये देखें मेंशन है। इसी तरह से ये पूरी की पूरी आपने इस कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का 3/3 का आप डिटर्मिनेंट लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या आ गया हमारे पास, -1 आ गया है। -1 ये 0 को इक्वल तो नहीं हो सकता, तो फिर हम कह देंगे कि सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट। पीछे क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह से कर चुके हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये ऐसा क्यों किया गया है, आप इसको रो ऑपरेशन से क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। आप रो ऑपरेशन से भी कर लें, स्पैन करके चेक कर लें।
अगर वहाँ उस तरीके से आप नहीं करना चाहते तो फिर आप सिंपल यहाँ पर चेक कर लें कि वो कोफिशिएंट इक्वल टू 0 के है या नहीं है, डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के नहीं है तो क्या हम क्या कहेंगे, सिस्टम क्या हमारे पास कंसिस्टेंट है। तो we can find k1 k2 and k3 in terms of w1 w2 and w3, so r cube is spanned by v1 v2 and v3 वेक्टर हैं। तो हम कह देंगे कि v1 v2 v3 के हैं, ये बेसिस हैं r क्यूब के अंदर। बेटा यहाँ पर एक कंफ्यूजन आप लोगों को होगी, मैं वो क्लियर कर देता हूँ। हम क्वेश्चन को करते हुए डिसाइड कैसे करेंगे कि हम इसको रो ऑपरेशन से करें या डिटर्मिनेंट वाले ऑपरेशन से करें। बेटा इसकी एक सिंपल सी मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ। जब W1 W2 W3 ये कंपोनेंट, इनकी जगह W की कीमत होगी हमारे पास, मीन के सपोज कर लें 2 3 4 है, कोई ना कोई इधर कीमत गिवन होगी। अगर होगी कीमत गिवन तो फिर बेटा हम ये यहाँ तक तो स्टेप करेंगे, तो आगे हम क्या काम करेंगे, रो ऑपरेशन कर लेंगे। रो ऑपरेशन नहीं करेंगे कब, जब W1 W2 W3 की ये जो कंपोनेंट्स हैं ये इनकी वैल्यूज गिवन नहीं होंगी हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर तो नहीं थी, तो फिर हमने क्या काम किया, सिंपल ये कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बना के ये ए के इक्वल टू बी बना के हमने जो उसका डिटर्मिनेंट ले लिया है कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का। तो हमने हमने देख लिया कि ये 0 को इक्वल है या नहीं है। अगर 0 को इक्वल आ जाता तो सिस्टम क्या होता, इनकंसिस्टेंट। तो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो फिर यहाँ पर सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब ये होता है K1 K2 एंड K3 कीमत कोई ना कोई होगी। तो अब ये तो एग्जांपल हो गई। अब इसी तरह से बेटा हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या देखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर फॉर्म बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। अभी जो मैंने आप स्टूडेंट को सब करवाया वो था आर क्यूब के लिए। अब यहाँ पर जो मेंशन है एक्सरसाइज के अंदर ये है आर स्क्वायर के, ये कुछ इजी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए v1 वेक्टर भी गिवन है, v2 वेक्टर भी गिवन है। तो इसका हम बेसिस के अंदर लीनियर इंडिपेंडेंट मालूम करेंगे एंड लीनियर डिपेंडेंट मालूम करेंगे। बेटा सब स्टूडेंट प्लीज अटेंडेंस दे दें अभी। जी शाबाश। बेटा 1 मिनट है आप स्टूडेंट के पास, अटेंडेंस दे दें, फिर इसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। जी जी बेटा ठीक हो गया। अब एक्सरसाइज के अंदर डिस्कशन कर रहे थे हम
कि हमारे पास जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस क्या हैं, आर क्यू आर स्क्वायर के अंदर हैं, v1 v2 है हमारे पास। ये दो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ए एंड बी पार्ट। तो इन दोनों के आप लीनियर इंडिपेंडेंट भी मालूम करेंगे एंड लीनियर डिपेंडेंट भी मालूम करेंगे। आप इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम बेसिस ऑफ फॉर आर क्यूब के अंदर, या आर क्यूब के लिए भी रखा गया है। तो ये सिंपल है बेटा, ये आप लोग कर लेंगे। एंड बेटा अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ अभी मेंशन कर दें। इसके अलावा अभी लेक्चर जैसे ही एंड हो रहा है तो जूम पर है, अभी मीटिंग होगी हमारी। तो जिन जिन स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो प्लीज़ जूम मीटिंग में आ जाएं। सिर्फ वही लोग स्टूडेंट हैं जिनके इश्यूज़ हैं, जिनको क्वेश्चन यहाँ पर समझ नहीं आई, तो उनके लिए अभी मीटिंग कर रहा हूँ, रख रहा हूँ मैं, उनसे डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़ बेटा।